Morning, children. Today we are considering one important chapter of class 11th physics, and my topic for the lesson is NCERT line wise. NCERT line wise. So let's have the discussions right away. System of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. That is the chapter 6 of NCERT book. Always I emphasize to my teachers that go for the introduction of every chapter, because introduction of every chapter is very important to understand, to know, right? Like 6.1, chapter 6, 6.1 is written here in NCERT as introduction, right? And look at the beautiful sentences. As my series, name of the series, I am going to design as the NCERT line wise. Physics from NCERT line wise. Okay, and today our topic is for class 11th physics. That is system of particles and rotational motion, right? So sentence 1, it is saying, listen to me, sentence 1 is saying, in the earlier chapters we primarily considered the motion of a single particle. Primarily what we considered the motion of a single particle. चाहे आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े, चाहे आप इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े, चाहे काइनेमेटिक्स डील किए, चाहे ग्रेविटेशन पढ़े आप, चाहे वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ रखे हैं आप अभी तक हाफ ईयरली से पहले, तो हर एक चैप्टर्स में आप जब फिजिक्स की न्यूमेरिकल करें तो चाहे कितना भी मास हो उसकी, चाहे 100 kg की एक पत्थर को भी हम फेंके, लेकिन कंसिडर कैसे किए? वन पार्टिकल ऑफ मास 100 kg, राइट? हम वहाँ एक रियल फिगर, एक स्टोन की रियल फिगर ड्रॉ करके उसको मूव नहीं कराए, एक पार्टिकल एज्यूम किए, चाहे 1000 kg की, 1500 kg की रॉकेट थ्रस्ट, याद है वो सब चीज़ें आप पढ़े, लेकिन क्या बोले आप कि लेट इट बी कंसिडर्ड एज ए पार्टिकल. ठीक है, तो चैप्टर 6 की 6.1 इंट्रोडक्शन की फर्स्ट लाइन NCERT क्या बोल रहा है कि इन द अर्लियर चैप्टर्स वी प्राइमरीली कंसिडर्ड द मोशन ऑफ ए सिंगल पार्टिकल. एंड वहां बता रहा है पार्टिकल इज आइडियली रिप्रेजेंटेड एज ए पॉइंट मास हैविंग नो साइज. पार्टिकल किसको बोलेंगे? एक पॉइंट मास हैविंग नो साइज, ब्रैकेट में लिख दिया उसको, राइट? क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता है वी अप्लाइड द रिजल्ट्स ऑफ आवर स्टडी इवन टू द मोशन ऑफ बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, assuming that motion of such bodies can be described in terms of the motion of particles. ठीक है, इस सेंटेंस देखिए, we applied the results of our study even to the motion of bodies of finite size. एक एल्मिरा को भी अगर हम मूव करवा रहे थे तो एक पॉइंट मास समझ के उसमें एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लेके उस एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस के बारे में हम पढ़े. ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है. सेंटेंस जो भी लिखा रहता है NCERT में, एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इंट्रोडक्शन कोई कभी पढ़ते नहीं हो आप भी नहीं पढ़ते, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते आपको इंट्रोडक्शन क्या है. प्रीफेस, स्टार्टिंग, जो बेस है, जो आधार है, उसको आप लोग पढ़ते ही नहीं हो. सीधे चैप्टर में जंप करते हो, सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हो,
और आगे बढ़ते हो कंफ्यूज होते हो। एक बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर की, ग्राउंड फ्लोर की पहला सीढ़ी को आप समझते नहीं हो और आप सीधे चढ़ जाते हो 2 स्टेप आगे। जो हालत होगा वही हालत होता है आप लोगों की आगे जाके। समझ में आया? तो साथ में रहिएगा। अगर न्यू व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ में रहिएगा। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन को हम पहले डील करते हैं आज, और मेरे अगले वीडियो में फिर उसकी जो रियल फिजिक्स है उसको स्टडी करें। ठीक है? तो आगे की सेंटेंस क्या बोला है सुनिए। एनी रियल बॉडी which we encounter in daily life has a finite size। तो हमारे डेली लाइफ में जितना बॉडी हम देखते हैं, चाहे बोतल है, लैपटॉप है, टेबल है, ग्लासेस हैं, ब्लैक बोर्ड है, आपके आसपास टेबल, चेयर, जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं इन रियल बॉडी, क्या बोल रहा है, इन रियल वर्ल्ड क्या बोल रहा है, द रियल बॉडी which we encounter in daily life has a finite size। It has a finite size। इसको पॉइंट मास नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन हमने अभी तक तो बोल के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, राइट? आप मन में सोचते होंगे कि क्वेश्चन ऑफ रिजिड बॉडीज आया क्यों और इस चैप्टर को पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है ना? देखिए तो सेकंड, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बोलता है इन डीलिंग विद द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, बॉडीज विथ फाइनाइट साइज, एक्सटेंडेड बॉडीज, बॉडीज विथ फाइनाइट साइज, क्या बोल रहा है? ऑफन द आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ ए पार्टिकल इज इनएडिक्वेट। आइडियलाइज्ड मॉडल ऑफ ए पार्टिकल इज इनएडिक्वेट, क्योंकि एक एल्मिरा जो रियल लाइफ में आप डील कर रहे हो एज ए रिजिड बॉडी, उसको अगर पार्टिकल समझ के हम हमेशा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज़ इनएडिक्वेट, कमी पड़ता है। क्योंकि एल्मिरा की ऊपर से अगर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो सकता है वो टम्बल डाउन हो जाए, गिर जाए, राइट? नीचे से कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है, हो सकता है दूसरी तरफ झुक जाए, गिर जाए, रोटेट हो जाए। समझ रहे हो आप? तो इनएडिक्वेसी कब होता है, इनएडिक्वेट कब होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग? हर एक रियल लाइफ बॉडीज को एक सिंगल पार्टिकल समझ के जब फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी एक्शंस, इंटरएक्शंस, उसके बारे में पढ़ना कभी कभी डिफिकल्टी की मोड में आके खड़े हो जाता है। ठीक है? सिंपल। आगे चलें तो ये सेंटेंस को समझ जाइएगा। ठीक है? रिजिड बॉडी रियल लाइफ में, रियल बॉडीज ऑलमोस्ट अगर सॉलिड्स हैं तो रिजिड रहते हैं, वो उसमें लिखा है, आप पढ़ेंगे आगे। ओके, सो इन डीलिंग विद द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज, बॉडीज ऑफ फाइनाइट साइज, often the idealized model of a particle is inadequate. In this chapter we shall try to go beyond the inadequacy। अगर inadequate है अंडरस्टैंडिंग तो उससे आगे चलो, क्योंकि फिजिक्स का तो नाम ही है कि समझना। Am I right? The science to know quantitatively and qualitatively both। इसलिए तो फिजिक्स में बहुत न्यूमेरिकल आते हैं ना आपको, इसलिए फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल इन्वॉल्व रहते हैं। Am I right? फिर नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? We shall attempt to build an understanding of the motion of extended bodies, or extended bodies in the first place is a system of particles। Extended body in the first place is a system of particles। एक पार्टिकल की बात अब नहीं होगा। एक पत्थर है तो पत्थर में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसके वन एंड में अगर खाली फोर्स अप्लाई करेंगे हो सकता है तो वो टर्न हो जाएगा, मूव नहीं करेगा। एज ए होल वो पत्थर को अगर मूव करवाने की हम कोशिश करेंगे एज ए होल, तो हमको इमेजिन करना पड़ेगा एक सेंटर ऑफ मास मजबूरन, क्योंकि रिजिड बॉडी इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एन
नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कंग्लोमरेशन जमावड़ा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की है और सिंगल पार्टिकल नहीं है, सिंगल पार्टिकल नहीं है। इसीलिए बोल रहा है कि एन एक्सटेंडेड बॉडी इन द फर्स्ट प्लेस इज ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एंड वी शैल बिगिन विद द कंसिडरेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम एज ए होल। अब रिजिड बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, बट एज ए होल व्हेन द बॉडी मूव्स उसको कंसिडर करो बोल रहे हैं। क्लियर? तो उसको कंसिडर करने के लिए हमको सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स विल बी अ की कंसेप्ट हियर। समझ गए? सेंटर ऑफ मास की कंसेप्ट लाना पड़ेगा बोलते। सेंटर ऑफ मास जो वर्ड है आपकी, दैट विल बी द की कंसेप्ट हियर। ठीक? वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल एंड यूजफुलनेस ऑफ दिस कंसेप्ट इन अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज। तो जो एक्सटेंडेड बॉडीज हैं, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, जिसको आप रिजिड बॉडी ट्रीट करोगे तो उसको कैसे डील करना है सुन लिया आप। We shall discuss the motion of the center of mass of a system of particles and usefulness of this system in understanding the motion of the extended bodies. चलिए, a large class of problem with extended bodies can be solved by considering them to be rigid bodies. और बोल्ड लेटर में यहाँ लिखता है, आइडियली अ रिजिड बॉडी इज ए बॉडी विथ परफेक्टली डेफिनाइट एंड ऑन चेंजिंग शेप। रिपीट कर देता हूँ, आइडियली अ रिजिड बॉडी इज ए बॉडी विथ अ परफेक्टली डेफिनाइट एंड ऑन चेंजिंग शेप। पत्थर को ले लीजिए ना आप, परफेक्टली डेफिनाइट एंड ऑन चेंजिंग शेप। आप एक सेकंड में अगर वो पत्थर को रखें हैं एक लेफ्ट हैंड में, तो इमीडिएटली दूसरे सेकंड में पिघल तो नहीं जा रहा है ना। पार्टिकल्स आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस, वो इंटरचेंज आपस में नहीं कर दे रहे हैं फ्लूइड जैसे, गैसियस स्टेट जैसे। क्लियर? तो रिजिड बॉडी को अच्छे से समझ जाना। आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विथ a perfectly defined, definite and on-changing shape. The distance between all pairs of the particles of such a body do not change. पत्थर की एक पॉइंट अगर ये है, एक पॉइंट अगर यहाँ है, तो जो डिस्टेंस है बिटवीन दी टू पॉइंट्स वो जनरली डू नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होते। समझ गए ना? So it is evident from the definition of rigid body that no real body is truly rigid in nature. Truly rigid बोलना बड़ी मुश्किल है। सारे रियल बॉडीज की देखिए, आप फोर्स अप्लाई करते ही आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, टूटने फूटने की डर रहेगा, शेप चेंज होने की डर रहेगा, कंप्रेशंस या एक्सपेंशंस या जो भी है आपकी डैमेज होने की चांसेस भी रहेगा व्हेन यू अप्लाई द फोर्सेस। इसीलिए बोल रहा है कि जो भी है, इट इज एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द रिजिड बॉडी दैट नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। नो रियल बॉडी इज ट्रूली रिजिड। समझ गए? आगे बढ़ें। सिंस द रियल बॉडी इज डिफॉर्म under the influence of forces, real bodies deform under the influence of forces. Clear? So real bodies deform under the influence of forces, ये समझ गए आप? तो सारे रियल बॉडीज को ट्रूली रिजिड बोलना, ये बोल रहा है कि
ठीक नहीं है, डेफिनेशन वाइज इट इज़ नॉट गुड. ओके, तो इन ए सिचुएशन इन्वॉल्विंग द बॉडीज सच एज व्हील्स, टॉप्स, आपकी molecules of the rigid bodies, planets and other things जो डेफिनेट शेप किए हैं, उनको फोर्सेस अप्लाई करने से हो सकता है उनकी शेप बेंड हो सकता है, वाइब्रेट हो सकता है, रोटेट हो सकता है, चेंज हो सकता है. इसीलिए बोल रहा है कि ऑल द रियल बॉडीज इन ट्रू सेंस आर नॉट परफेक्टली रिजिड. समझ गए? तो ये इंट्रोडक्शन है बच्चे, इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन. नहीं पढ़ते हो आप लोग, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं इसको, लेकिन इसको पढ़िएगा इस लाइन्स को, क्योंकि माई सब्जेक्ट इज फिजिक्स बट लाइन वाइज NCERT फिजिक्स. एक सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन वाइज NCERT फिजिक्स. तो आगे बने रहिएगा. अगले लेसन्स जब 6.1.1 डील करेंगे, व्हाट काइंड ऑफ मोशन कैन बी अ रिजिड बॉडी हैव, उसके बारे में डिस्कशंस होगा. तो रिजिड बॉडीज की किस किस वैरायटी की मोशंस बन सकता है, ट्रांसलेटरी से लेके, रोटेटरी से लेके, रिवोल्यूशन से लेके, बॉडी ऑसिलेटिंग से लेके. तो वो बॉडी, रिजिड बॉडी जब हम डील करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डील करेंगे, तब हम टाइप्स ऑफ मोशन, क्या क्या मोशंस वो एज्यूम कर सकता है, ले सकता है, बन सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, उसको पढ़ेंगे. और फिर धीरे से वहाँ पढ़ने के बाद, समझने के बाद, द कंसेप्ट ऑफ टर्क, कंसेप्ट ऑफ टर्क, जैसे आप फोर्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में, वैसे कंसेप्ट ऑफ टर्क्स के बारे में स्लोली इंट्रोड्यूस होगा इसी चैप्टर में. तो साथ रहिएगा. गुड डे, गॉड ब्लेस यू, डू वेल.